डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। खबरें आज की। नमस्कार, मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई सुनवाई कल भी रहेगी जारी। आज दोनों पक्ष को सुना गया, लेकिन जो आगे की सुनवाई है वो कल 2 बजे के लिए एडजर्न किया गया है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस में गुस्सा, देश भर में ईडी के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन। कांग्रेस ने बताया राजनीति से प्रेरित। हमास ने इस्राइल के युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकराया। पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या में भारी गिरावट। होंगी खेल की भी खबरें और खास रिपोर्ट भी, लेकिन पहले हेडलाइंस। हेडलाइंस के साथ मैं हूं अतुल सिन्हा। वक्फ कानून पर रोक से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। देश भर में हो रही हिंसा पर भी जताई चिंता। केंद्र सरकार से पूछा, क्या हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में भी मुस्लिमों को दी जाएगी जगह? भारत के 52वें चीफ जस्टिस बनेंगे BR गवई। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने की गवई के नाम की सिफारिश। 14 मई को संभालेंगे काम। गवई होंगे देश के दूसरे दलित चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट ने उर्दू को लेकर दी सकारात्मक टिप्पणी। कहा, भाषा का नहीं होता कोई धर्म, उर्दू को सिर्फ मुसलमानों की भाषा मानना गलत। कांग्रेस का ईडी ऑफिस के बाहर देश भर में प्रदर्शन। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया राहुल पर चार्जशीट का विरोध। मोदी शाह पर धमकाने का आरोप। मौसम की उलट बांसी जारी। श्रीनगर में पारा पहुंचा 30 के पार। 80 साल में सबसे गर्म दिन। दूसरी तरफ 25 राज्यों में आंधी और बारिश। बिहार झारखंड में येलो अलर्ट। पाकिस्तान में इजराइल विरोधी प्रदर्शन। KFC कर्मचारी की हत्या। कट्टरपंथियों ने दुकान में घुसकर मारी गोली। तोड़फोड़ और लूटपाट। और चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ वार का खेल जारी। चीन के 125% के जवाब में ट्रंप ने अब लगाया 245% टैरिफ। चीन ने कहा, अमेरिका ने शुरू किया टैरिफ वार, हम दे रहे हैं जवाब। डीवी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ संशोधन कानून 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली करीब 70 याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला किया कि यह बहस कल यानी गुरुवार को भी जारी रहेगी। फिलहाल इस मामले में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस KV विश्वनाथन और जस्टिस PV संजय कुमार की 3 सदस्यीय बेंच कर रही है। कोर्ट में क्या कुछ हुआ, बता रही हैं अंशिता। संसद के दोनों सदनों से हाल ही में पास होकर बने वक्फ संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता को कई राजनीतिक दलों, मुस्लिम संगठनों और कई अन्य लोगों की ओर से चुनौती दी गई है। सरकारी पक्ष यानी कानून के पक्ष में भी कुछ याचिकाएं दाखिल की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं की सुनवाई के लिए 16 अप्रैल की तारीख तय की थी, लेकिन सुनवाई कल भी जारी रहेगी। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज करने वाली जितनी याचिकाएं थी, सबों की सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अदालत में हुआ। आज दोनों पक्ष को सुना गया, लेकिन जो आगे की सुनवाई है वो कल 2 बजे के लिए एडजर्न किया गया है और अभी सुनवाई पूरे केस में जारी है। कोर्ट में सबसे पहले वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखा। उन्होंने कानून के कई बिंदुओं का जिक्र करते हुए कहा कि ये कानून असंवैधानिक है। इसके अलावा वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव धवन ने भी याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखा, जबकि केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बिल की समीक्षा के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई थी और उसके सुझावों के बाद ही इसे संसद ने पास किया है। सुप्रीम कोर्ट में इस कानून पर स्टे लगाने की भी मांग की गई, लेकिन कोर्ट ने अभी इस पर कोई फैसला नहीं किया है। सुनवाई कल भी जारी रहेगी। इस बीच कानून के विरोध में लगातार विरोध और प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। शिया धर्मगुरु मौलाना कलवे जव्वाद कहते हैं कि ये कानून मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ी साजिश है और उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। देखिए, हमारी सारी अपेक्षाएं जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही से हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तो बिल्कुल उस पर तुली हुई है कि काला कानून जो है उसको जो है तमाम स्टेट्स में उसको लागू किया जाए। और ये काला कानून इसको हमने माना है, जिसके जरिए से हमारे तमाम मौका जो है तमाम बर्बाद हो जाएंगे उसमें।
और सब खत्म हो जाए, यही प्लानिंग है। और आप देखिए हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में शायद पहली मर्तबा ये हो रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फेवर में गई है इसके वक्फ बिल के फेवर में, और हमेशा सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है अपनी फरियाद लेकर कि भाई हमारे खिलाफ ये हुआ है। वहां उल्टा मामला, फेवर में गई है 6 स्टेट गवर्नमेंट फेवर में, यानी इतनी मोहब्बत उनको मुसलमानों से हो गई है कि स्टेट गवर्नमेंट जा रही है मुसलमानों के फेवर में जा रहे हो। तो इससे अंदाजा कीजिए कितनी बड़ी घिनौनी साजिश की गई है, कितना बड़ा षड्यंत्र ये है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर सुनवाई के दौरान बेंच ने पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ भड़की हिंसा पर भी चिंता जताई और कहा है कि यदि मामला कोर्ट में लंबित है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए वक्फ कानून की संवैधानिकता और इसकी प्रक्रिया पर सवाल उठाए। अगर वक्फ एक्ट को चेंज करना है तो अब क्यों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं किया? 2/3 मेजोरिटी में ये एक्ट पास होना चाहिए, खाली मेजोरिटी से नहीं होता। वक्फ संशोधन विधेयक को पहली बार पिछले साल अगस्त में लाया गया था, लेकिन विरोध को देखते हुए इसे जेपीसी के पास भेज दिया गया था। विधेयक का जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति में भी काफी विरोध हुआ था। जेपीसी की रिपोर्ट के बाद इसे फिर से संसद में पेश किया गया और भारी विरोध के बीच ये विधेयक पास हो गया। लेकिन उसके बाद से ही इसे सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी जाने लगी और 2 हफ्ते के भीतर इसके खिलाफ करीब 70 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। डीवी लाइव रेडियो के लिए मैं अंशिता। और इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ एक बैठक की, जिसमें केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर उन्होंने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून को लेकर जो हिंसा हुई वो पूर्व नियोजित थी और इसके पीछे साजिश थी। इस हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने करीब 300 लोगों को हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया है। डीवी लाइव रेडियो पर आप सुनते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और खबरों के बीच की खबरें यानी विश्लेषण भी। खबरों और विश्लेषण के अलावा यहाँ होती है साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान से लेकर आर्थिक और खेल जगत की भी चर्चा। नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कांग्रेस के 2 पूर्व अध्यक्षों सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है, जिसके विरोध में आज देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद कई कार्यकर्ताओं को जगह जगह हिरासत में भी लिया गया। वहीं कांग्रेस ने ईडी के इस कदम को बदले की राजनीति बताया है और कहा है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री विपक्ष के लोगों को धमका रहे हैं। एक रिपोर्ट के साथ है आराधना। नेशनल हेराल्ड से जुड़े इस मामले में ईडी ने अपनी जांच के बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी। विशेष जज विशाल गोगने ने 9 अप्रैल को दायर इस चार्जशीट का संज्ञान लिया और मामले की सुनवाई की तारीख 25 अप्रैल तय की है। चार्जशीट में कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा और राजीव गांधी फाउंडेशन के ट्रस्टी सुमन दुबे को भी अभियुक्त बनाया गया है। कांग्रेस पार्टी ने इसे राजनीति से प्रेरित बताते हुए राहुल गांधी और सोनिया गांधी को गिरफ्तार करने की साजिश करार दिया और इसके विरोध में आज देश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस महीने की शुरुआत में ईडी ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल की 661 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल ही करती है, जिसका मालिकाना हक यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के पास है। कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों की हिस्सेदारी है। साल 2022 में कंपनी में कथित तौर पर वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए ईडी ने केस दर्ज किया था और सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए समन भी भेजा था। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि इस केस में कोई दम नहीं है, सिर्फ लोगों का जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। और वो केस में कुछ नहीं है, वो तो पेपर का केस है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1937 में वो पेपर चलाए। तो उसके बाद में जब उसकी मासी हालत कम हो गई तब उन्होंने थोड़े दिन बंद किए, फिर उसको चालू करने के लिए सोनिया गांधी जी ने पूरी कोशिश की, उसको डोनेशन ये और कर्जा लेके वो पेपर चलाए। लेकिन अब जो कर्जा लिए तुम वो गलत है, इनका कहना है, और तुम्हारे नाम से कर लेने के लिए ये सब चीजें की है। वहीं बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कहते हैं कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं,
सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। हेराल्ड के मामले में एक तरीके से एक ऐसा निम्न स्तर की राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीतिक मसला नहीं है, ये भ्रष्टाचार का मसला है और कांग्रेस को इसको ओन करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट में वकील अभिषेक मनु सिंघवी इसे पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित बताते हैं और सवाल करते हैं कि आखिर ईडी एनडीए से जुड़े किसी नेता के खिलाफ कोई केस क्यों नहीं दर्ज करती। आई विल बी शोइंग टू यू एंड आई विल मेक इट एज फैक्चुअल एंड सिंपल एज पॉसिबल and frequently these issues get lost in rhetoric or legally. नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना साल 1938 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उस समय से यह अखबार कांग्रेस का मुखपत्र माना जाता रहा था। अखबार का मालिकाना हक एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी एजेएल के पास था, जो 2 और अखबार भी छापा करती थी। ये अखबार थे हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज। आजादी के बाद साल 1956 में एसोसिएटेड जर्नल को गैर व्यावसायिक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया और कंपनी एक्ट की धारा 25 के अंतर्गत इसे मुक्त भी कर दिया गया। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आराधना। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत का। हमास ने इसराइल के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है जिसमें गजा में 6 हफ्ते के युद्ध विराम को लागू करने के बदले हमास से हथियार छोड़ने को कहा गया था। फलस्तीनी अधिकारियों के हवाले से आई इस जानकारी में कहा गया है कि इसराइल की योजना में युद्ध समाप्त करने को लेकर कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाई गई थी। हमास की प्रमुख मांगों को भी इसमें शामिल नहीं किया गया था, जबकि इसके बदले हमास की कैद में मौजूद आधे बंधकों को रिहा करने को कहा गया था। ये प्रस्ताव ऐसे समय में आया जब गजा में इसराइल की सैन्य कार्रवाई जारी है। हाल ही में गजा के खान यूनिस में एक फील्ड अस्पताल पर हवाई हमला हुआ था, जिसमें एक सुरक्षा गार्ड की मौत हो गई थी, जबकि 9 अन्य लोग घायल हो गए थे। वहीं इस्राएली सेना ने कहा था कि इसमें हमास का एक लीडर भी मारा गया था। इस बीच एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने चेतावनी दी है कि गजा में मानवीय स्थिति युद्ध शुरू होने के बाद 18 महीनों में सबसे बुरे स्तर पर है। और इधर पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या में बड़ी गिरावट आई है। 5 साल में पहली बार इतनी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन जाने वाले छात्रों की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिका में तो और भी तेज, करीब 34% की गिरावट आई है। अमेरिका में पढ़ाई के लिए मिलने वाले F1 वीजा, जो पहले 1,31,000 था, अब घटकर 86,110 रह गया है। भारत दुनिया भर में छात्रों का सबसे बड़ा स्रोत रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे प्रमुख देशों ने अपनी नीतियों में बड़े बदलाव किए हैं, जिसकी वजह से छात्रों को स्टडी वीजा मिलने में दिक्कतें हो रही हैं और ये संख्या घट रही है। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। और अब वक्त हो चला है खेल की खबरों का। खेल जगत की खबरों के साथ हैं यश त्रिवेदी। आईपीएल का रोमांच इस वक्त क्रिकेट प्रेमियों के सिर चढ़कर बोल रहा है। हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। इस बीच इंतजार 17 अप्रैल को होने वाले मुकाबले का है। मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच वानखेड़े में यह मुकाबला खेला जाना है। इस मुकाबले की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस मैच में पहली बार 300 का आंकड़ा पार किए जाने की भविष्यवाणी की गई है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने 23 मार्च को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक दिलचस्प दावा किया था। स्टेन ने कहा था, मेरी छोटी सी भविष्यवाणी, 17 अप्रैल को मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले जाने वाले मैच में हम T20 क्रिकेट में पहली बार 300 रनों का आंकड़ा पार होते हुए देखेंगे। कौन जानता है, शायद मैं भी इसे देखने के लिए वहां मौजूद रहूं। स्टेन की ये टिप्पणी आईपीएल 2025 के दूसरे मैच के बाद आई थी, जब सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 20 ओवरों में 286 रन ठोक दिए थे। ये स्कोर आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा टोटल था। हैदराबाद आईपीएल 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ बनाए गए 287 रन के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने से मात्र 2 रनों से चूक गई थी। वैसे इस मुकाबले के बाद हैदराबाद की टीम अचानक ही डिरेल हो गई और उसके बल्लेबाज संघर्ष करते हुए नजर आए, जिसके चलते हैदराबाद अगले 4 मुकाबले हार गई। लेकिन पंजाब के खिलाफ एक बार फिर से हैदराबाद की बल्लेबाजी रंग में लौटती हुई दिख रही है। मुंबई और हैदराबाद के बीच वानखेड़े स्टेडियम में मुकाबला होना है। इस मैदान की बात करें तो ये अपनी छोटी बाउंड्री और बल्लेबाजों को सपोर्ट करती पिच के लिए जानी जाती है। यहाँ बड़े स्कोर बनाना आम बात है और अगर टॉस के बाद पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम की शुरुआत तेज रही तो स्टेन की भविष्यवाणी को सच होने से कोई नहीं रोक सकता। यश त्रिवेदी, डीबी लाइव रेडियो।
खेल की खबरें सुना रहे थे यश त्रिवेदी। और अब आज की खास रिपोर्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के इस जमाने में स्कूली बच्चों पर इसका कितना असर हो रहा है और कंटेंट की मौलिकता और विश्वसनीयता पर जो सवाल उठ रहे हैं वो आने वाले वक्त में कुछ खतरनाक संकेत भी देते हैं। इस बारे में एक सर्वे में कुछ चिंताजनक तथ्य सामने आए हैं। तो एआई के क्या फायदे और क्या नुकसान हो रहे हैं, इसे समझने की कोशिश की है हमारे साथी अतुल सिन्हा ने। आज के दौर में कंटेंट की मौलिकता को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। एआई जैसी तकनीक ने हमारे साहित्य जगत से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसी घुसपैठ बना ली है कि अब बच्चों की स्कूली शिक्षा में भी इसका असर होने लगा है। हर हाथ में मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो माध्यम है वह बच्चों की तर्क शक्ति के साथ साथ उनके मेहनत करने की क्षमता को भी खत्म कर रही है। हालांकि लोग इसके फायदे भी गिनाने से नहीं चूकते। एक वैश्विक शैक्षणिक संस्था ने हाल ही में एक सर्वे में यह खुलासा किया है कि एआई तकनीक का स्कूली बच्चों पर क्या असर हो रहा है और शिक्षकों से लेकर अभिभावकों का इस बारे में क्या मानना है। सर्वे में 85% से ज्यादा छात्रों और शिक्षकों ने इस नई तकनीक को नुकसानदेह भी माना है, जबकि 90% ऐसे लोग भी हैं जो एआई को इस शर्त पर सही और फायदेमंद बता रहे हैं जब इसका इस्तेमाल सही तरीके से हो। यह सर्वे टर्नइटिन नाम की संस्था ने इंग्लैंड की मार्केट रिसर्च फर्म वॉनसन बार्न के जरिए करवाया है। इस सर्वे में भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मैक्सिको, आयरलैंड और अमेरिका के करीब 3,500 छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और शैक्षणिक प्रशासकों से राय ली गई है। ज्यादातर लोगों ने एआई के सकारात्मक पहलुओं के साथ साथ इसे भ्रमित करने वाला भी बताया और दिमागी तर्क क्षमता को कम करने वाला भी। हालांकि शिक्षा और बच्चों के क्षेत्र को अगर नजरअंदाज भी कर दें कुछ देर के लिए तो लेखन और साहित्य के क्षेत्र में भी काफी बदलाव नजर आ रहे हैं। आज के दौर में धड़ाधड़ किताबें छप रही हैं। हर कोई लेखक या कवि हो गया है। किसी युवा लेखक की तो एक साल में 4-5 किताबें आ जाती हैं। दूसरी तरफ जो अपने अनुभव और सोच के आधार पर रचना कर्म करते हैं उन्हें एक कहानी लिखने में महीनों लग जाते हैं। ऐसे में भला आप इस फटाफट दुनिया के जरिए किस तरह का मशीनी साहित्य लोगों को दे रहे हैं, ये गंभीर सवाल है। अक्सर ये कहा जाता है कि हमें जमाने के साथ चलना चाहिए, टेक्नोलॉजी के साथ तालमेल बिठाना चाहिए और अब तो जमाना एआई का है। आने वाले वक्त में तो और भी न जाने क्या क्या तकनीकी विकास हो जाए जहां मानव मस्तिष्क की जरूरत ही ना हो, हर काम मशीन करे। ऐसे में क्या हमें सोचना समझना बंद कर देना चाहिए, खुद लिखना बंद कर देना चाहिए? नई पीढ़ी को दिमागी दिवालियेपन की तरफ धकेलने के इन साधनों का कैसे और कितना इस्तेमाल करना चाहिए, यह एक गंभीर बहस का विषय है। बेशक हमारे वैज्ञानिकों और आईटी एक्सपर्ट्स ने हमारे जीवन को आसान बनाया है, लेकिन हमारी रचनात्मक क्षमताएं कम या खत्म हो, मानव मस्तिष्क के विकास और तर्क क्षमता पर इसका असर पड़े, यह बेशक गंभीर मामला है। बेहतर हो इसका सोच समझकर इस्तेमाल हो और कम से कम साहित्य और रचनात्मकता की मौलिकता बची रहे, यह जरूरी है। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं अतुल सिन्हा। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, हमें जरूर बताइएगा। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए डीबी लाइव रेडियो के साथ। हर रोज सुनिए दिन भर की खबरों और विश्लेषण का हमारा ये प्रोग्राम खबरें आज की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।